हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट मॉडल पेपर है उसका खंड संख्या 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, फर्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संकुचन के समय, फर्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। जब हार्ट संकुचित होता है उस समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह का मतलब है हृदय के अंदर रक्त को पुनः वापस जाने से रोकता है। वो काम होता है वॉल का। नीले की दीवार का काम होता है पंप करना। आलिंद की दीवार का काम होता है पंप करके हृदय के अंदर नीले तक रक्त को पहुंचाना। वॉल का काम होता है विपरीत प्रवाह को रोकना, पश्च प्रवाह को रोकना। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर है वाल्व। वाल बोल दो या फिर कपाट। एक न्यूरॉन में, सेकंड है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर होगा कोशिका काय। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका काय। होता क्या है, जैसे आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हो, इस टाइप में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना लो आप। ये मान लीजिए हो गए सिनेप्टिक गुंडियां। इस रचना को बोलेंगे यहां से इधर तक की, इस टोटल संरचना को बोलते हैं कोशिका काय। ये होती है दुर्मिका, इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये होते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, या फिर बोल दो सिनेप्टिक गुंडियां। ठीक है, ये जो कोशिका काय होता है ना, इसका काम होता है, दुर्मिका का काम है आवेगों को ग्रहण करना। इसका कार्य होता है आवेगों को ग्रहण करना, इसे बोलते हैं दुर्मिका। ठीक है, इसका कार्य होता है आवेगों को ग्रहण करना। और कोशिका काय का कार्य होता है जो भी रासायनिक आवेग आ रहे हैं उनको विद्युत आवेग में परिवर्तन करना। तो कोशिका का काय का कार्य है रासायनिक आवेग को विद्युत आवेग में परिवर्तित करना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव मस्तिष्क का कार्य। तो मानव मस्तिष्क के ऐसे तो बहुत से कार्य होते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए? सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन। सोचना ये हमारा प्रमस्तिष्क का भाग हो गया, प्रमस्तिष्क भाग का कार्य हो गया। संतुलन बनाना अनुमस्तिष्क का कार्य है। हृदय स्पंदन ये कार्य होता है मेंडुला ओब्लांगेटा का। तो कुल मिलाकर के तीनों ही मस्तिष्क के अलग अलग भागों द्वारा कार्य हो रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क का कार्य इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही कार्य मस्तिष्क द्वारा हो रहे हैं। पर्टिकुलर किसी भाग का तो नाम लिया नहीं है, तो तीनों ही कार्य मस्तिष्क से होंगे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। आगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है? उसके लिए हमें ये चीजें समझनी है, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई इसमें दिया हुआ है। ये है चैप्टर नंबर 9, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 9 है, अनुवांशिकी, उस चैप्टर से है। वहां पे हम देखते हैं स्वतंत्र अफ्यून का नियम। वहां पे 4 प्रकार के एलील होते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर का नाम होता है गोल, स्मॉल आर का नाम होता है झुर्रीदार, कैपिटल वाई का नाम होता है पीला, स्मॉल वाई का नाम होता है हरा। ठीक है, मेंडल का ये नियम क्या कहता है कि जो प्रभावी एलील होते हैं, ठीक है, उनके ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आर जो कैरेक्टर होंगे ना वो प्रभावी होते हैं। हमें एलील दिया हुआ है उसमें दोनों ही कैपिटल आर है और दोनों ही कैपिटल वाई। तो ध्यान से देखना, कैपिटल आर का नाम होता है गोल, कैपिटल वाई का नाम होता है पीला। इसका मतलब कैपिटल आर का मतलब हो गया गोल और कैपिटल वाई का मतलब हो गया पीला। अदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, दो अलग अलग एलील है,
ये भी दोनों अलग अलग एलिल है, लेकिन यहाँ पे प्रभावी कौन सा होगा, जो कैपिटल है। यहाँ पे कैपिटल कौन है, कैपिटल आर। यहाँ पे कैपिटल कौन है, कैपिटल वाई। तो इसके ही करेक्टर दिखाई देंगे। तो कैपिटल आर होता है गोल और कैपिटल वाई होता है पीला। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सी, गोल व पीला। आगे हम देखते हैं आपतन कोण आई का मान होता है। तो आपतन कोण आई का मान होता है, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परावर्तन कोण से ज्यादा, परावर्तन कोण के समान, परावर्तन कोण से कम, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, परावर्तन कोण के समान। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे परावर्तन का नियम हम पढ़ते हैं। परावर्तन का नियम, इसमें भी 2 मुख्य बातें होती है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो क्या है कि किसी भी दर्पण है, उस दर्पण के अंदर आपतित जो किरण होती है वो सदैव अभिलंब के साथ एक कोण आरोपित करती है, जिसे बोलते हैं आई। ठीक है, और यह किरण टकरा करके वापस परावर्तित होती है, तो अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आर। यह नियम है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आई होता है यहाँ पे आपतन कोण और आर होता है परावर्तन कोण। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आई और आर बराबर, इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में कह दिया गया हो कि अभिलंब है, वहां पर आपतित होने वाली किरण 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, इसका मतलब है कोण आई 30 है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, आर भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि नियम कहता है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो यहाँ पे देखना आपतन कोण आई का मान होता है, कौन सा होगा, परावर्तन कोण के समान, तभी तो हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है कि बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। तो बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है, इसमें उत्तर होगा श्वेत पटल। हमारी आंख के अंदर है ना अलग अलग लेयर मौजूद होती है। ठीक है, जैसे रेटिना है जहाँ पर आंख का प्रतिबिंब बनता है, तो वैसे ही श्वेत पटल जो होता है ना, ये हमारी आंख की क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि यदि किसी भी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। उत्तर क्या होगा इसका, 1 वोल्ट। कैसे होगा वो देखिए, आप पढ़ते हो विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र है जिसे हम डिनोट करते हैं ई से। तो विद्युत क्षेत्र ई है जिसके अंदर विभवांतर, इसका मतलब होता है कि विभव का अंतर, अंतर होता है ना वो 2 बिंदुओं के मध्य होगा। तो मान लीजिए 2 बिंदु है, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ठीक है, तो ए बिंदु से कोई क्यू आवेश है, उसको बी बिंदु तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना उसे बोलते हैं विभवांतर। ए बिंदु से बी बिंदु तक किसी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं विभवांतर। विभव का अंतर, अंतर हमेशा 2 बिंदुओं के, सदैव 2 बिंदुओं के मध्य होता है। जैसे अब हमें बोलना है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होगा, तो विभवांतर तो हो गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू आवेश को ले जाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, उसे बोल दिया हमने विभवांतर V। तो मान लो कि 1 जूल कार्य कर रहे हैं, 1 कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं, 1 जूल कार्य करेंगे तो हम बोल देंगे विभवांतर होगा 1 वोल्ट। 1 कूलाम आवेश को यदि एक बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना पड़ रहा है तो उसके दौरान जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, 1 जूल। ये होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। यहाँ पे बोला भी यही है कि 1 कूलाम आवेश है, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, 1Q 1J इज इक्वल टू हो गया 1V, 1 वोल्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध किसी निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे मुख्य बात तो यही है, निर्भर नहीं करता। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता वह पूछा गया है। ठीक है, तो देखना हमें पता है कि जो प्रतिरोध होता है उसे डिनोट करते हैं R से।
आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। इसका मतलब है कि प्रतिरोध आर लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध आर क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के समान होता है, मतलब लंबाई के समानुपाती और व्युत्क्रम क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। उसके अलावा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। अब हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। अब अधिकतर क्या करते हैं, इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं, नहीं को नहीं पढ़ेंगे तो वो राइट करेंगे सह, जो हो जाएगा उत्तर गलत। उत्तर क्या होगा यहाँ पे, द उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होने वाला है आंसर। क्यों पूछा, इसमें नहीं करता है, ये दोनों तो निर्भर करते हैं, नहीं करता है इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं संसारण। जैसे लोहे पर भूरे कलर की परत चढ़ती है, जब नमी और वायु के साथ में अभिक्रिया करता है लोहा, तब संसारण के कारण इस पर भूरे कलर की परत आती है, अभिक्रिया होती है। चांदी के ऊपर काले कलर की परत चढ़ती है, कॉपर के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ती है, ये सब के सब संसारण के उदाहरण है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे तो आंसर हो गया संसारण वाला। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, हमें बताना है कि यौगिक ए कौन सा होगा। तो एक बार देखना, 2CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, जिसे हम बोल सकते हैं एथेनोइक अम्ल, और ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इनकी अभिक्रिया करानी है, हमें ए कंपाउंड क्या बनेगा वो बताना है, साथ में H2O + CO2 ये बन रहा है, ठीक है। ए यौगिक के बारे में बताना है हमें, तो देखना CH3C OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे भी देख सकते हैं, COOH ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आगे हमारे पास दिया हुआ है Na2CO3, इसके लिए हमने 2 मोल Na2CO3, ये रहा Na2, ये रहा CO3, 2 सोडियम है और CO3 का 1 मॉलिक्यूल है। इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हमें, टोटल 2 मॉलिक्यूल लेने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को और 1 CO3 को निकाल देते हैं, कुल मिलाकर के H2CO3 निकल जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, 2 सोडियम और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, जिससे CH3COOO 2 हाइड्रोजन निकल गए, दोनों की जगह 2 सोडियम के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ये कंपाउंड बन गया H2CO3। ये स्टेबल नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है, तुरंत का तुरंत ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, वाटर में और CO2 के अंदर। कुल मिलाकर के आंसर क्या होया हमारे पास, CH3COO, इसको मतलब ऐसे लिख दूं मैं, CH3COON, इसके कितने मिल गए, 2 मॉलिक्यूल। ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर ब, सेम यही आंसर हमारे आ रहा था अभी, ये रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन कौन सा हो गया, ब ऑप्शन हो गया। मान लो यार किसी को डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो इसको एकदम इजी वे में करते हैं। इजी वे में कैसे करेंगे, उसके लिए जैसे यही कंपाउंड हमें दिया हुआ है अभी, CH3COO, इसको ओपन करके लिखना है पहले, OH, इसके 2 मोल थे, 2 के 2 मोल को ऐसे ओपन करके लिख दूं ऐसे, और Na2CO3 है तो ऐसे ऐसे लिख दूं, Na2CO3 इस टाइप में लिख दूं एक बार। यहां से मैं 2 हाइड्रोजन को 1 CO3 को निकाल देता हूं ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के H2CO3 तो निकल गया, यहाँ पे बचा 2 सोडियम, 1 सोडियम यहाँ पे जुड़ेगा, 1 यहाँ पे जुड़ेगा, कुल मिलाकर के इसको लिख दूंगा मैं, CH3 के 2 मोल बन जाएंगे COON, इसका मतलब 2 मोल है, 2 यहाँ पे सोडियम जुड़ गए, ये निकला, ये दोनों के दोनों सोडियम आकर के यहाँ पे जुड़ गए। H2CO3 है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये बनता है और यहाँ पे होती है उत्क्रमण अभिक्रिया, वापिस ब्रेकडाउन हो जाता है वाटर में, CO2 में, वापिस जुड़ने पर वापिस यही H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन कौन सा होगा, CH3CON, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धात्वें शुद्धता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। तो धातुओं की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धातुओं की प्रॉपर्टी होती है
इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है, तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तब अपने ऊपर लाती है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर लाती है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया ऋणावेश। एग्जाम्पल की बात करूँ ना मैं, तो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को कर देता है, त्याग कर देता है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cl माइनस बनाता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आता है। और धनावेश और ऋणावेश के कारण है ना, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और अनिश्चल यौगिक बनता है। तो कुल मिलाकर के धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा, धनावेश, अधातु बनाती है ऋणावेश। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन, धातुएं क्या बनाएगी, धनायन। तो उत्तर हो जाएगा ब, ऑप्शन नंबर ब, धनायन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में जैसे O3 किसका रासायनिक प्रतीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो होती है ना लेयर, उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन। दांतों का दंत से पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है, मतलब दांतों में दंत से किस पीएच पर होना शुरू होता है। तो ये तो बुक का ही डाटा दिया है यहाँ पे, 5.5 से कम होने पर। ये नोटबुक में एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ भी है। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है, तो पुष्प के अंदर नर जनन भाग का नाम होता है पुंकेसर, और मादा जनन भाग का नाम पूछे तब उत्तर होगा स्त्रीकेसर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए अंडाशय, वस्तिकाग्र, पुंकेसर और बाह्यदल। तो पुंकेसर होता है नर जनन भाग, और स्त्रीकेसर होता है मादा जनन भाग। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का प्रयोग करके। अब इस सेक्शन के अंदर है ना रिक्त स्थान आने वाली है। अब देखो रिक्त स्थान के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो देखना फर्स्ट क्वेश्चन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये कहते हैं। क्या कहते हैं, लारिये एमिलेज या एमाइलेज। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। लारिये एमाइलेज का मुख्य कार्य होता है, लारिये एमाइलेज को दूसरा नाम होता है टाइलिन। इसका मुख्य क्या क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ग्लूकोज, उसका 30% डाइजेस्ट करना होता है। एक ह्यूमन की बॉडी में 30% कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया ग्लूकोज। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो होता है मुख गुहा के अंदर। लारिये एमाइलेज द्वारा ही, लारिये एमाइलेज, या फिर इसको बोल सकते हैं टाइलिन। और 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है छोटी आंत, जिसे हम बोलते हैं क्षुद्रांत्र। छोटी आंत्र के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब बात करते हैं प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, तो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। हेलोजन ग्रुप होता है, उसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पूरे ग्रुप के अंदर ये जो फ्लोरीन है ना, ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, और आकार में भी क्या होता है, सबसे छोटा। आकार में तो होता है सबसे छोटा, और क्रियाशीलता की बात करें तो होता है सर्वाधिक क्रियाशील। मादा में अंडाशय की संख्या होती है 1 जोड़ी। मादा में अंडाशय की संख्या होती है 1 जोड़ी। नल के जल का पीएच मान होता है 6.5 से 8.5, ये आपको याद करना है। जल का अपर्तनाक होता है, तो जल का अपर्तनाक होता है 1.33। कुछ वैल्यू है जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, उसमें जल का है 1.33, और एक आपको याद रखना है हीरे का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक अपर्तनाक किसका होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन जिसमें हीरा दिखा हुआ है ना, क्योंकि आपकी बुक में हीरे का अपर्तनाक दिया हुआ है 2.42, इसका अपर्तनाक होता है सर्वाधिक अपर्तनाक किसका होता है, हीरे का। कितना, 2.42, ये आपको याद रखना है। और जल का कितना होता है, 1.33, ये याद रखना आप। आगे देखो
वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है पार्श्व क्रम बोल दो या फिर समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर होता है ना, इसका यूज किया जाता है वोल्टेज को मापने में। वोल्ट मीटर से तो वोल्टता मापी जाती है, तो इसको तो लगाते हैं पार्श्व क्रम में या फिर बोल दीजिए आप समांतर क्रम में। और ऐसे बोला जाता है एमीटर। एमीटर इसका उपयोग किया जाता है धारा को मापने के लिए, तो इसको हमेशा ही लगाया जाता है परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में। इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, इसको लगाया जाता है समांतर या पार्श्व क्रम के अंदर। इससे वोल्टता मापी जाती है और एमीटर से धारा। याद रखो आप, ए से एमीटर और ए से एम्पियर, तो धारा मापी जाती है एमीटर से। ये हो गई कंप्लीट, रिक्त स्थानें पूरी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में उपस्थित अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल। एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना, अलग अलग जैसे दही है, दूध है, उन दोनों के लिए तो लैक्टिक अम्ल यूज में ले लेते हैं। इमली है, टमाटर है, अलग अलग के नाम दिए हुए हैं, वो आपको देखने हैं। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र लिखिए। जैसे Mg और Cl2, इससे कौन सा फॉर्मूला बनेगा? MgCl2। 9th क्लास में ना एक टॉपिक है जहां पर है ना यौगिक निर्माण आता है, कैसे एक से दो यौगिक बन, अलग अलग यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपको बोल दे कि मैग्नीशियम एंड क्लोरीन के बीच आपको क्या बनाना है, एक यौगिक बनाना है, तो आपको देखना होगा कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। अब इनको क्रॉस करना है, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो Mg के नीचे आ गया 1 और Cl के नीचे आ गया 2। प्लस माइनस को हमें प्रदर्शित नहीं करना है, तो 1 को लिखते नहीं है, तो MgCl2 बन गया ना कंपाउंड। ये यहाँ पे बना रहे हैं MgCl2, ठीक है। वैसे आयनिक कंपाउंड है ये। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा मैग्नीशियम, क्योंकि धातु है, और क्लोरीन अधातु है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसमें क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे 2 अलग अलग एटम होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर देखोगे आप। यह मान लीजिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हो गए क्लोरीन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 होता है, यहाँ पर भी कितने हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको है ना, इन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करो ताकि समझने में सही रहे। यहाँ पे मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब जाकर के MgCl2 बनेगा। इनको अलग अलग प्रदर्शित करना है ताकि कोई भी कॉपी चेक करने वाला है ना, उसको समझने में सही लगे, आपको भी है ना दिक्कत ना हो। आगे देखना, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हीरे के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं वो इस टाइप से अरेंज होते हैं कि एक कार्बन अदर 4 कार्बनों से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। टोटल इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन है ना बंध बना लेता है, चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं और सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। जिसके कारण होता है क्या है कि एक तो हीरे की आकृति होती है त्रिआयामी आकृति होती है, और 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बना लेते हैं बंध, जिसके कारण एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हीरे में कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंध से आबंधित होकर दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है, इसलिए हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। अब ये सहसंयोजक आबंध बनाता है, लेकिन इसमें होता है क्या है कि हीरे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, और एक भी इलेक्ट्रॉन होता नहीं है फ्री। इस कंडीशन में धारा का चालन नहीं होगा, क्योंकि धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ऐसा होना चाहिए। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। प्लाज्मोडियम में जनन की किस विधि द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो उत्तर होगा बहुखंडन। इसमें क्या हो जाता है कि प्लाज्मोडियम है ना बहुत सारे खंडों में विभाजित होकर के, अब प्लाज्मोडियम है क्या, तो मलेरिया जो होता है ना वो इस प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या होती है r, जो होती है फोकस दूरी की डबल। फोकस दूरी की दुगुनी करने पर आपके पास क्या प्राप्त होता है, वक्रता त्रिज्या प्राप्त होती है। मुख्य अक्ष को परिभाषित करें, लेंस के लिए पूछे या फिर दर्पण के लिए पूछे, सब
जब लेंस की बात होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस, दर्पण के आधार पे बोलेंगे तो लिखेंगे दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब गोलीय दर्पण है, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। मान लो ये गोलीय दर्पण है, यहाँ पे भी मैं पॉलिश कर रहा नहीं हूँ, परावर्तक सतह नहीं बता रहा हूँ, तो कोई भी गोलीय दर्पण हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अंत हो गया द्वारक, पी हो गया इसका ध्रुव, ठीक है, और ध्रुव से होकर के जो भी प्रकाश की किरण है ना, जो सीधी निकल रही है ना ध्रुव से होकर के, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये होती है मुख्य अक्ष, जो ध्रुव से होकर जा रही है ना, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, एक तो इसमें होता है फोकस, एक होता है इसमें वक्रता केंद्र। सी और पी के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और पी और एफ के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। तो क्या दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, जो भी बताया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उसका कारण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब जैसे मान लो ये चुंबक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब निकलती है ना, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो ये दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, एक ये हो गई और एक मान लीजिए ये हो गई, तो जो कि संभव नहीं होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदित बिंदु पर द्विसूची को, द्विसूची का मतलब हो गया कंपास जो होता है ना डायरेक्शन बताने के लिए, द्विसूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। मतलब दो दिशाएं बताएगी, जहां प्रतिच्छेदित बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है। फिर क्योंकि कंपास जो होता है ना वो एक डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करने के बाद में दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि संभव नहीं है। आगे देखना, पर्यावरण में विखंडन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। तो विखंडन, पर्यावरण के अंदर विखंडन करने का काम कौन करता है, अपघटक करते हैं। अपघटक क्या करते हैं कि कार्बनिक जो होते हैं ना, जटिल कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। देखो अपघटक होते हैं जैसे कि जीवाणु है, कवक है, अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव, उन्हें क्या बोलते हैं, अपघटक। अपघटक का काम होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ, इनको यह क्या करता है अपघटक, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपघटक द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ से जब सरल कार्बनिक पदार्थ बनता है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अपघटन। और अपघटक को हम अपमार्जक भी बोलते हैं। अपघटक के लिए अपमार्जक नाम भी यूज होता है। अपघटक होते क्या है, जीवाणु और कवक, इनका काम होता है कार्बनिक को अकार्बनिक में चेंज करना। और अपघटन इसे बोलते हैं हम अपमार्जन। याद कैसे रहेगा, अपघटक के पीछे क्या आ रहा है और अपमार्जक के भी पीछे की, और अपघटन में न आ रहा है और अपमार्जन के पीछे भी न, मतलब अपघटक होता है अपमार्जक और अपघटन होता है अपमार्जन। इस क्रिया को अपघटन बोलते हैं, और जिसकी उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है ना, जीवाणु और कवक, उन्हें बोलते हैं अपघटक। ठीक है, देखो यहाँ पे अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मृदा में चले जाते हैं और पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाएंगे और अकार्बनिक पदार्थों को पौधे द्वारा क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जब पौधे क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हो गए खनिज तत्व, और जल की सहायता से, जब पेड़ पौधे है ना जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं, तो खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं। खनिज तत्व ही होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। खंड तो आज हो गया कंप्लीट। अब हम कल मॉडल पेपर सेकंड का खंड करेंगे। एक बार मॉडल पेपर के टोटल खंड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में ब खंड को करना शुरू करेंगे, फिर सह खंड करेंगे, फिर द खंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।